यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उनके बर्थडे से ठीक एक दिन पहले भारत से लेकर पाकिस्तान तक जबरदस्त खलबली मची हुई है। पाकिस्तान का तो यह हाल है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम से ही कांपा बैठा है। पाकिस्तान में अब बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को इजराइल जैसा ताकतवर बना दिया है और उधर पाकिस्तान को गाजा जैसा बनाकर हालत खराब कर दी है। पाकिस्तान सोच रहा है कि उसे किसी तरह से नरेंद्र मोदी से छुटकारा मिल जाए। आज पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इस बयान से पाकिस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी का भयंकर डर साफ दिख रहा है। शाहिद अफरीदी जैसे लोग मोदी के खौफ में जी रहे हैं। राहुल गांधी के लिए तालियां बजा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए शाहिद अफरीदी ने कहा कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि इस इलाके में भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी के लिए कहा कि वो बहुत सकारात्मक सोच वाले नेता हैं। वो बातचीत के जरिए दुनिया के साथ चलना चाहता है। यानी राहुल गांधी की भर भर के तारीफ कर रहा है शाहिद अफरीदी। वो आदमी जो खुद कट्टरपंथी है भाई, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जीत का नाटक कर रहा था, ढोंग कर रहा था सड़क पर निकलकर, जबकि दुनिया जानती थी कि वो पिटा है पाकिस्तान। वो आदमी राहुल गांधी की तारीफ करता है और नरेंद्र मोदी से खौफ खाए बैठा है कि भाई इंडिया तो वही पाकिस्तान का हाल कर रहा है जो इजराइल गाजा का कर रहा है। शाहिद अफरीदी के बयान का कुल निचोड़ यही है कि उसे नरेंद्र मोदी में पाकिस्तान का काल दिखता है और राहुल गांधी में एक पॉजिटिव नेता। नरेंद्र मोदी का भयंकर खौफ पाकिस्तान को इसलिए भी दिखता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को 4 महीने हो गए और अब तक पाकिस्तान उस मार को भूला नहीं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर का नया कबूलनामा आ गया है। जैश के कमांडर ने वीडियो पे खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के खून के आंसू निकल गए थे, उसके परिवार के चीथड़े उड़ गए थे। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा रहे हैं। उनके एक और जन्मदिन के पहले लेकिन पाकिस्तान ने एक गिफ्ट भी दिया, उसके बारे में भी बताऊंगा। पाकिस्तान हालांकि मोदी को गाली ही देता है, कोसता है और राहुल गांधी के लिए ताली बजा रहा है। उसको लगता है कैसे मोदी बस हट जाए कुर्सी से। और ऐसा ही इंडी गठबंधन भारत में चाहता है कि नरेंद्र मोदी कब कुर्सी छोड़े। अब देखिए, नरेंद्र मोदी को ये लोग चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के बर्थडे से पहले इंडी गठबंधन के नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी कल 75 साल के हो जाएंगे तो उम्मीद है वो इस्तीफा दे देंगे। कोई कह रहा है कि मोदी 75 साल के हो गए, अब तो जाना ही पड़ेगा। कोई कह रहा है कि मोदी के जन्मदिन को वो ब्लैक डे मानते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए इंडी गठबंधन में कौन क्या कह रहा है? क्या मोदी कल इस्तीफा दे देंगे क्या, जो इंडी गठबंधन अरमान सजाए बैठा है? पाकिस्तान कैसे मोदी की मार से बचने के लिए तड़प रहा है, राहुल गांधी का नाम जप रहा है, ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। उम्मीद है कि कल वो इस्तीफा दे देंगे। मोदी साहब 75 साल हो गए, अब तो आपको जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री साहब के जन्मदिन पे राहुल गांधी जी कोई हाइड्रोजन बॉम्ब इलेक्शन का वहाँ पे फोड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के बर्थडे से ठीक पहले पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। शाहिद अफरीदी जैसे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, जो जहर से भरा हुआ व्यक्ति है शाहिद अफरीदी, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा है और राहुल गांधी को हीरो बता रहा है। आप सुनिए शाहिद अफरीदी ने क्या कह दिया, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। फिर आपको बताएंगे कि अफरीदी के बयान पर यह बवाल मचा क्यों और इस बयान से खुद पाकिस्तान की कैसे फजीहत हो रही है। तो यहां कवि जो है, ये शाहिद अफरीदी कवि यहां ये कहना चाह रहा है कि राहुल गांधी तो बातचीत करते हैं, मोदी सीधा लपड़िया देते हैं, मार देते हैं लपड़ पाकिस्तान को।
इससे शाहिद अफरीदी जो है उसकी बातों से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में कितने लपड़ पड़े होंगे। और कह रहा है कि यहां हिंदू मुसलमान होता है। तुम हिंदू मुसलमान बताओगे भारत को, जहां हिंदुओं को मार मार के खत्म कर रहे हो तुम पाकिस्तान में, तुम बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। शाहिद अफरीदी जैसे लोग इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि एशिया कप के मैच में पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती हो गई। पहले भारत ने मैच हराया, फिर हैंडशेक नहीं किया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने को कहा तो वो भी बात नहीं मानी कि भाग नहीं हटाते जाओ। बेइज्जती पर बेइज्जती होने के बाद पाकिस्तान अलबलाया हुआ है। इसी में शाहिद अफरीदी जैसे लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया और राहुल गांधी की तारीफ कर दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बातों बातों में नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान का डर शाहिद अफरीदी की जुबान पर आ गया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। अब शाहिद अफरीदी ने इजराइल का नाम क्यों लिया और भारत की तुलना इजराइल से करने का उसका क्या मतलब है, वो भी आपको बताता हूं। दरअसल इजराइल वो देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। भारत भी वो देश है जिसके चारों तरफ खतरा ही खतरा है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश भी है कट्टरपंथियों के हाथ में। इजराइल वो देश है जो अकेला अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इजराइल वो देश है जिसके लिए कहा जाता है कि वो दुश्मनों को घर में घुस के मारता है। और नरेंद्र मोदी के राज में भारत भी वही कर रहा है, दुश्मनों को घर में घुस के ठोक देता है। इजराइल वो देश है जो एक साथ एक वक्त पर कई दुश्मनों से लड़ता है। नरेंद्र मोदी के राज में भी भारत चीन से सीधे भिड़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दे चुका है, मोइजू को लाइन पे ला चुका है, बांग्लादेश को कड़ा मैसेज दे चुका है। यही वजह है कि अफरीदी को यह डर लग रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का वो हाल ना कर दे जो इजराइल अपने दुश्मनों का करता है, जो हाल इजराइल ने गाजा का किया हुआ है। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अपने बयान में नरेंद्र मोदी को यह कहकर टारगेट किया कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है। आप सोचिए, बयान उस मुल्क का क्रिकेटर दे रहा है जहां खुद अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बड़ा जुल्म होता है, उनकी आबादी घट गई। यहां भारत में तो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है भाई। शाहिद अफरीदी कौन सा दूध का धुला है। हिंदुओं के प्रति उसकी नफरत इस कदर है कि एक बार उसने अपने घर में टीवी सीरियल में आरती होती देख ली थी तो टीवी फोड़ दिया था। टीवी पर हिंदू धर्म का पूजा पाठ दिखाया जा रहा था एक सीरियल में, तो यह आदमी जो आज हिंदू मुसलमान का ज्ञान दे रहा है कि बाप रे बाप ये बहुत गलत चीज है, वो आदमी हिंदुओं से इतनी नफरत करता है कि घर पे उसकी बेटी टीवी पे आरती होते देख ली सीरियल में तो भाई ने टीवी फोड़ दिया था। सुनिए अफरीदी को क्यों मैं कह रहा हूं इसके अंदर कितना जहर है हिंदुओं को लेकर और भारत को लेकर। जो आदमी टीवी पर हिंदुओं की आरती होते हुए नहीं देख पा रहा कि हिंदू कैसे आरती करते, सीरियल में नहीं देख पा रहा, टीवी फोड़ दे रहा है, वो ज्ञान दे रहा है कि यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है। शाहिद अफरीदी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला। उनके मुंह से तारीफ की उम्मीद तो वैसे भी किसी को नहीं थी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने जब अचानक राहुल गांधी की तारीफ की तो सब चौंक गए। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया क्योंकि शाहिद अफरीदी वो क्रिकेटर है जो भारतीय सेना के खिलाफ भी बयान दे चुका है, जो पहलगाम हमले को फर्जी बता चुका है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पिटने के बाद भी विक्ट्री डे परेड निकाल रहा था। ऐसे व्यक्ति के मुंह से राहुल गांधी की तारीफ सुनकर बीजेपी के कान खड़े हो गए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से ही पाकिस्तान के डार्लिंग रहे। शाहिद अफरीदी और पाकिस्तानी लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। आईटी सेल के प्रमुख, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि भारत से नफरत करने वाला हर व्यक्ति को राहुल गांधी में एक दोस्त क्यों दिखता है। शाहिद अफरीदी के बयान से राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए, लेकिन पलटवार करने के लिए कांग्रेस के नेता भी मैदान में कूद गए। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शाहिद अफरीदी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि गुल्लू गुल्लू तुम करो, चोंचे तुम लड़ाओ, याराना तुम निभाओ और सवाल हमसे पूछोगे। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक मैच का वीडियो डाला जिसमें आईसीसी प्रमुख जय शाह और शाहिद अफरीदी एक साथ बैठे दिख रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि यह क्या याराना है। हालांकि भाई कोई भी पूछेगा कि भाई वहां जय शाह या अनुराग ठाकुर क्यों शाहिद अफरीदी के साथ बैठे, लेकिन चलिए वो तो आईसीसी चीफ है, क्रिकेटिंग आप कहिए कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो वहां पर बैठना मजबूरी हो गई, चलिए अगल बगल बैठ गए और ये तो पहले की तस्वीर है। लेकिन सवाल यह है कि इतना तो याराना भी है अगर, तो भी शाहिद अफरीदी ने इनकी तारीफ नहीं की, तारीफ की राहुल गांधी की। जिसके साथ बैठ रहा है उसकी तारीफ नहीं कर रहा है। बीजेपी राहुल गांधी को लेकर सवाल इसलिए भी उठा रही है क्योंकि पाकिस्तान में कई बार राहुल गांधी की चर्चा हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी की तारीफ हो चुकी है। इसके अलावा एंटी इंडिया खालिस्तानी एलिमेंट्स भी राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। साल 2024 में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फहाद चौधरी ने कहा था कि राहुल गांधी फायर मोड में।
इसी तरह जब अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी राज में सिख समुदाय के हालात को लेकर बयान दिया था तो खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उनके बयान का समर्थन कर दिया था। पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को बोल्ड स्टेटमेंट बता दिया था। इससे पहले भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद भी कुछ साल पहले कांग्रेस की तारीफ कर चुका है। सुनिए हाफिज सईद ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा था, फिर आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी का खौफ पाकिस्तान में इतना घुसा हुआ है कि सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, मसूद अजहर से जुड़े हुए लोग भी कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। हाफिज सईद जैसे लोगों को भी, आतंकियों को भी कौन अच्छा दिख रहा है, आप सुन रहे हैं। आप यह भी देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान की सरकार या शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी भी नरेंद्र मोदी के खौफ में जी रहे हैं। वो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की मार से उबरे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने यह कबूल किया है कि 7 मई को भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पहली बार कैमरे पर जैश के टॉप कमांडर का यह कबूलनामा सुनिए। जैश का कमांडर बता रहा है कि मसूद अजहर का परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया। आप देखिए कि पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी ने आतंकियों का क्या हाल करके छोड़ा है। जैश के आतंकी इतने डरे हुए हैं कि मंच पर 3-4 बंदूकधारी उसको घेर के खड़े हैं। ये देखिए भाई, आतंकी अपने देश में सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में आतंकियों को अपनी जान का डर सता रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना की सिक्योरिटी भी इन आतंकियों को कम लग रही है। शायद इसको लग रहा होगा कि कहीं कोई अज्ञात हमलावर ना आके गोली मार के चला जाए। बॉडीगार्ड हायर करके घूम रहा है भाई जैश का कमांडर। पाकिस्तान के आतंकी हों या पाकिस्तान के क्रिकेटर हों या पाकिस्तान के नेता हों, सब भारत के नरेंद्र मोदी के खौफ में जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा डर इसलिए है कि जब मोदी पाकिस्तान को फोड़ते हैं तो अमेरिका भी नहीं बचा पाता। और यह बात राहुल गांधी को सुननी चाहिए। खुद पाकिस्तान यह बात कबूल कर रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी के प्रेशर में नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को झूठा बता दिया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आया था, लेकिन भारत सहमत नहीं हुआ। इशाक डार ने साफ माना कि भारत कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुआ। डार ने खुलासा किया कि जब पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के बारे में पूछा तो रूबियो ने स्पष्ट कहा कि भारत हमेशा से कहता रहा है कि एक द्विपक्षीय मुद्दा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत हमेशा से कहता रहा है कि यह द्विपक्षीय मामला है। यानी खुद पाकिस्तान मान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की तरफ से कोई मध्यस्थता नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर वाला दावा गलत था, जो हम बार बार कह रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर करते रहे, नरेंद्र सरेंडर बोलते रहे। अब शायद अफरीदी तारीफ नहीं करेगा तो क्या करेगा। वैसे तो राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर वाले दावे की हवा तभी निकल गई थी जब ट्रेड डील और टैरिफ के मुद्दे पर पीएम मोदी ने सख्त स्टैंड के आगे डोनाल्ड ट्रंप को ही यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, भारत से ट्रेड डील की बातचीत रोक दी थी, लेकिन आज की डेट में अमेरिका ने भारत से फिर से ट्रेड डील की बातचीत शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच को भारत भेजा है। आज ब्रेंडन लिंच की टीम और भारतीय टीम के बीच ट्रेड डील पर बातचीत हुई है। 7 घंटे के करीब बातचीत चली और बातचीत पॉजिटिव रही है बताया जा रहा है। भारत की तरफ से स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बातचीत की। इधर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को फोड़ रहे हैं, अमेरिका से अपने हिसाब से डील कर रहे हैं, अपने काम में भी लगे हुए हैं। 75 साल के होने वाले हैं नरेंद्र मोदी कल। बावजूद इसके उनका रौला यह है, काम करने का जुनून यह है कि देश के दुश्मन जो है वो कांपते हैं और देश के अंदर लोगों का प्यार उनको मिलता है। लेकिन इंडी गठबंधन वो तो इसी आस में बैठा है कि कब मोदी कुर्सी से हटेंगे, कब उनका नंबर आएगा। कल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, वो 75 साल के होंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उम्मीद है कि कल मोदी इस्तीफा दे देंगे। काहे दे देंगे भाई, लेकिन सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। उम्मीद है कि कल वो इस्तीफा दे देंगे। 75 वर्ष पूरा हो गया, क्योंकि ये शर्त इन्होंने औरों को लगाई थी, अपने सहयोगियों को लगाई थी। तो जो दूसरों के लिए लगाई थी
उसका पालन करेंगे, यही मैं कहूंगा। ये हमारे लिए ब्लैक डे है क्योंकि आज हमारे देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। ऑपोजिशन को बोला नहीं दे रहे हैं, वोट चोरी वहां पे हो रही है, प्रेस के सारे जो राइट्स है वो खींचे गए हैं, गोदी मीडिया यहाँ पे हो गई है, जो इंडिया पाकिस्तान मैच, जबकि एक तरफ हम उनके साथ युद्ध में हैं। तो ये देखिए आप, एक किसान रास्ते पे उतरे हैं, तो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तो ये हमारे लिए ब्लैक डे है। दरअसल इंडी गठबंधन 11 साल से सत्ता से दूर है, चुनाव में मोदी को हरा नहीं पाता, और वो ये बात समझ गया है कि जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं नंबर आना बड़ा मुश्किल काम है बॉस। इसलिए इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है कि मोदी 75 साल के हो गए, अब उनको हट जाना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएं या 80 के हो जाएं, वो कब रिटायर होंगे ये बात या तो मोदी तय करेंगे, उनकी पार्टी तय करेगी, या पब्लिक तय करेगी। ये क्या बात हुई भाई कि हम नहीं जीत पा रहे तो तुम रिटायर हो जाओ। अमित शाह तो पहले ही क्लियर कह चुके कि अभी तो नरेंद्र मोदी को लंबी पारी खेलनी है। इंडी गठबंधन का हिसाब यह है कि वो कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर से कि हम आउट नहीं कर पा रहे तो तुम एक काम करो, रिटायर्ड हट होके चले जाओ। अरे काहे चले जाओ भाई। और अमित शाह कह रहे हैं भाई कि रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि 75 साल हो गए तो अब नरेंद्र मोदी को जाना होगा। सुनिए एक बार। उनको बधाई दूंगा जन्मदिन की, और तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, ये भी कहूंगा मैं। और ये कहूंगा कि मोदी साहब 75 साल हो गए, अब तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने रूल बनाया था, दुनिया देख रही है, भारतवर्ष देख रहा है पूरा। बड़े बड़े नेता जो देश में थे सबको आपने रिटायर कर दिया, सबको किनारे लगा दिया। 75 साल, अब 75 साल हो गया है। चलिए आप तो अब सीएम भी नहीं बनेंगे आप, जब आप एक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखो, उनका कल जन्मदिन है, जन्मदिन पे बधाई देनी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं। वोट चोरी तो हुआ है, ये हम सबको मालूम है। अभी दूसरी बात, हमको ये भी मालूम है कि कल प्रधानमंत्री साहब के जन्मदिन पे राहुल गांधी जी कोई हाइड्रोजन बॉम्ब इलेक्शन का वहां पे फोड़ने वाले हैं। आरएसएस ने स्ट्रिक्टली कहा था कि 75 एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने बाद जो आरएसएस के प्रमुख है उन्होंने भी कहा 75 एज लिमिट ये पक्का नहीं है, ये स्ट्रिक्टली हम फॉलो नहीं करते। कहा ना कहा तो भी आरएसएस पे भी बीजेपी के नेताओं का प्रेशर ये आना चालू हो गया, ऐसे हम सबको लगता है। पहले जिन लोगों को नरेंद्र मोदी अगर कह दें कि भाई देखो अभी दिन है, तो उनको चिल्लाना है कि ना राते है, राते है, राते है। उनको आज नरेंद्र मोदी का पता नहीं कौन सा बयान याद आ गया कि नहीं 75 में तो हमको रिटायर हो जाना चाहिए। जिनको आरएसएस फूटी आंख नहीं सुहाती, उनको अब आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा बयान नहीं है कि 75 साल में रिटायर ही हो जाना है, हम तो देश की सेवा के लिए 80 में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो काम करेंगे। वो नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं, रिटायर हो जाना है। अपनी पार्टी में 80-80 साल के लोग बैठे हैं। खड़गे साहब 80 प्लस हैं, शरद पवार कौन सा कम है, सोनिया गांधी 80 के आसपास होंगी, 78 साल की। अपनी पार्टी में इन लोगों को नहीं दिख रहा है, मोदी को रिटायर कर देना है। अरे भाई वो आदमी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, देश में क्या क्या काम करना है, वो ऐसे रिटायर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी से विपक्ष की नफरत तो समझी जा सकती है, लेकिन विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी के साथ साथ क्रिकेटर्स को भी टारगेट कर रहा है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विपक्ष मोदी सरकार के साथ साथ क्रिकेटर्स को भी टारगेट कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक बार इसको भी सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है, और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी के नेता औकात की बात पे आ गए। सूर्य कुमार यादव का नाम इनको नहीं पता है, क्या नाम है सूर्य कुमार यादव। कोई इनसे सूर्य कुमार यादव या दूसरा पलट के बोल दे कि इतना 45 करोड़ 50 करोड़ का शीश महल बन रहा था, उतने पैसे में कितनों गरीब का भला हो जाता, वो काहे नहीं कर दिए।
जिस तरह की भाषा यहां इंडी गठबंधन के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही हमारे क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में वहां के पूर्व क्रिकेटर टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। भारतीय टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव को पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने लाइव शो में गाली दी, जिस पर बड़ा बवाल मचा हुआ। लेकिन हम आपको वो सुनाएंगे नहीं कि पाकिस्तान के लोग गाली दे रहे हैं, वो क्यों सुना। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पानी भरना मजदूरी कर रहा। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। प्रधानमंत्री जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आप सीमांचल कोसी में विकास में सहयोग करेंगे, हम हमेशा विकास के में आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। बिहार में मोदी मोदी हो रहा, उधर राहुल तेजस्वी के बीच तनातनी हो गई है क्या? बिहार में अडानी को 1 रुपए में कई एकड़ जमीन दे दिए जाने का सच क्या निकला, आज आपको यह भी बताऊंगा। बिहार में राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, बहुत जोर लगाए, बात बनती दिख नहीं रही है। बहुत नरेंद्र मोदी ने अपने ताबड़तोड़ दौरों से ही इतना माहौल बना दिया है कि मोदी मोदी हो रहा है बिहार में। राहुल गांधी वोट चोरी का नाम लेकर बिहार में माहौल बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन बिहार चुनाव का असली एजेंडा नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया। और इसी का असर देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन में खलबली मचने की खबरें आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी अलग यात्रा निकाल दी, खींचतान साफ दिख रही है, कहा जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीएम फेस को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता एक दूसरे की बैठकों को बॉयकॉट कर रहे हैं। इसी सियासी खींचतान के चलते सोमवार को पटना में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठक रद्द करनी पड़ गई है। आज पाठशाला में बिहार चुनाव को लेकर चल रहे घमासान की एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। 1 रुपया में क्या अडानी को कई एकड़ जमीन दे दी गई क्या? इसका सच क्या है? क्या वहां पे खेला हो रहा है बिहार में? सब बताऊंगा, लेकिन पहले झलक देखिए। पानी भरना मजदूरी कर रहा। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। प्रधानमंत्री जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आप सीमांचल कोसी में विकास में सहयोग करेंगे, हम हमेशा विकास के में आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। आपको क्या लगता है, हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? बिहार में राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुए 15 दिन भी नहीं बीते और उस यात्रा में तेजस्वी यादव भी थे। लेकिन तेजस्वी यादव को क्या यह लग गया कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अलग से यात्रा निकालनी पड़ी है। तेजस्वी यादव ने बिहार में आज जहानाबाद से अपनी अलग यात्रा की शुरुआत कर दी, लेकिन लोग इस पर बात कर रहे हैं कि तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालनी पड़ी क्यों। जिस इलाके से तेजस्वी की यात्रा निकल रही है वहां पर 66 सीटों का गणित क्या है, जिसमें महागठबंधन के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी चुनौती है, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि महागठबंधन में यह नई खलबली मची क्यों। तेजस्वी यादव इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बिहार पर लगातार फोकस कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी बिहार को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके, दूसरी तरफ पीएम मोदी को मां की गाली का मुद्दा आरजेडी और कांग्रेस के लिए बैकफायर करता दिख रहा है। वोट चोरी का मुद्दा वहां पेनिट्रेट किया ही नहीं। अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी इस साल की शुरुआत से अब तक 8 बार बिहार का दौरा कर चुके। कल यानी 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया में थे, जहां उन्होंने 36,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। 22 अगस्त को पीएम मोदी गया और बेगूसराय पहुंचे थे, 18,000 करोड़ की सौगात दी। 18 जुलाई को पीएम मोदी ने मोतिहारी और पूर्वी चंपारण का दौरा किया और 7,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। 20 जून को सिवान में पीएम मोदी ने 5200 करोड़ की योजनाओं का गिफ्ट दिया
30 मई को काराकाट और रोहतास के दौरे में पीएम मोदी ने बिहार के लिए 48,520 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान किया। 29 मई को पटना पहुंचे पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ की सौगात दी। 24 अप्रैल को मधुबनी में 13,480 करोड़ की योजना की घोषणा की और साल की शुरुआत में 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम मोदी ने 22,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। पहले पीएम मोदी ने विकास की सौगात देकर एजेंडा सेट किया और अब पीएम मोदी के मिशन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचने वाले हैं। 18 सितंबर को अमित शाह बिहार के अलग अलग जिलों में बीजेपी की 2 बड़ी बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की एक बैठक सासाराम और दूसरी बैठक बेगूसराय में होने वाली है। इन बैठकों में संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट और एनडीए के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा की उम्मीद है। अपने बिहार दौरे में अमित शाह सीएम नीतीश कुमार और गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले 3 सितंबर को अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है और उसमें बिहार में बीजेपी के कैंडिडेट चुनने, घोषणा पत्र तैयार करने और चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। दिल्ली में हुई बैठक का अमित शाह के बिहार पहुंचने के पहले ही असर दिखने भी लगा है। आज पटना में बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी कैंपेन को लॉन्च कर दिया। इस कैंपेन का स्लोगन है चलो जीते हैं, रखा गया है इसका नाम। इसके तहत बीजेपी के चुनावी रथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए। ये रथ बीजेपी के मुद्दों को लोगों के बीच पहुंचाएंगे। इसी के साथ कैंपेन के तहत पीएम मोदी की जिंदगी पर बनाई गई फिल्में भी लोगों को दिखाई जाएंगी, जिसमें पीएम मोदी की मां और उनके संघर्ष को दिखाया गया है। इधर चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है, मिलकर रणनीति तैयार कर रहा है। उधर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा के लिए 16 दिनों तक साथ रहे, बुलेट पे साथ साथ घूम रहे थे, जब बात सीट बंटवारे की आई तो इस जोड़ी के टूटने की अटकलें लगने लगी। खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीते 2 दिनों में सीट बंटवारे को लेकर होने वाली 2 बैठकें ऑलरेडी टाली जा चुकी हैं। 13 सितंबर को सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कुटुंबा में बैठक बुलाई थी। इस बैठक के लिए आरजेडी के नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन आरजेडी का कोई भी नेता बैठक में पहुंचा ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2020 के फॉर्मूले के तहत 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी हुई है। हालांकि यह भी खबर है कि डिप्टी सीएम पद की मांग माने जाने पर कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस सब के बीच तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस घोषित न किए जाने से भी आरजेडी नाराज है। हालांकि खुद तेजस्वी यादव ने सीएम फेस को लेकर किसी तरह की तनातनी होने से इनकार किया है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो सीएम फेस पर पूछे गए सवाल पर ही भड़क गए। देखिए लोग दोनों क्या बोल रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। कौन क्या सवाल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस उन्होंने कहा इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, मैं जानता हूं। तो सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं? ये आप लिख कर ले लीजिए। यानी कोई भी तेजस्वी यादव का नाम ही लेने को तैयार नहीं है बॉस की यही सीएम फेस। बताइए क्या हाल हो गया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी पिछले चुनाव में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। उनके नेता का नाम लेने को लोग तैयार नहीं है भाई कि इनको सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव और कांग्रेस भले ही गठबंधन में खटपट की बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी ने जिस तरह तेजस्वी को नजरअंदाज किया है, उसके बाद ही तेजस्वी अलग यात्रा लेकर निकल गए। सुनिए गिरिराज सिंह को। दोनों में पूरी यात्रा राहुल गांधी दोनों मिलके किए। काहे के लिए किए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट में शामिल करो। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। देखते हैं घोड़ा लतड़ी मारता है। पहले कांग्रेस ने वोट चोरी को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो उस तरह से इंपैक्ट दिखा नहीं रहा है। अब बिहार में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति शुरू हुई।
कांग्रेस अडानी भूल जाएगी बॉस। कांग्रेस फिर अडानी का नाम लेकर आ गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बिहार के भागलपुर में अडानी समूह को पावर प्लांट लगाने के लिए 1050 एकड़ जमीन तोहफे में दे दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि ₹1 हर साल के हिसाब से 33 साल के लिए जमीन लीज पर दे दी गई अडानी ग्रुप को, ₹1 में। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 2400 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट, जिसका बजट 21,400 करोड़ रुपए है, इसकी घोषणा बजट में हुई थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बाद में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और यह प्रोजेक्ट अडानी समूह को दे दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार के कोयले में बनी हुई बिजली बिहार के लोगों के ₹6 प्रति यूनिट में बेची जाएगी, जबकि महाराष्ट्र और यूपी में यह फिक्स दर 3 से 5 रुपए है। कांग्रेस ने इसे बिहार की जनता के साथ डबल लूट करार दिया। एक बार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुन लीजिए, वो क्या बता रहे हैं। फिर ये ₹1 में अडानी को जमीन दे दी गई, इसका सच बताता हूं आपको। जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। बिहार में यही हो रहा है। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। अब इनके गौतम भाई को जमीन कैसे दी गई इसका सच तो बताऊंगा, लेकिन जाते जाते जमीनें कैसे दी जाती हैं ये लोग 2013-14 के चुनाव के पहले भूले नहीं है कि क्या हुआ था। कैसे वक्फ बोर्ड को दिल्ली की प्राइम लोकेशंस दे दी गई थी कि लीजिए वक्फ बोर्ड की हो गई। वो लोग कह रहे हैं कि गौतम अडानी को ₹1 में जमीन दे दी गई। कांग्रेस ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते हैं। पहली बात, भागलपुर के जिस पिरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर विवाद हो रहा है, उस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम 2010 में ही शुरू हो चुका था। दूसरी बात, साल 2012 में ही इस पावर प्रोजेक्ट के लिए काफी जमीन का अधिग्रहण हो चुका था। तीसरी बात, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वो इस काम को कभी आगे बढ़ा नहीं पाई। चौथी बात, इसके बाद बिहार सरकार ने तय किया कि पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बिडिंग करवाई जाएगी। यानी कोई आज का मामला नहीं है। सरकारी पीएसयू से भी बोला गया कि आप भी लगा दीजिए प्रोजेक्ट, किसी ने लगाया नहीं। लास्ट में जाके हुआ कि एक काम करते हैं, जमीन हम खुद आपको दे देंगे और कोई कंपनी लगा दे, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर दे, बिडिंग कर दे, बिजली लोगों को, बिहार के लोगों को सस्ती मिलनी चाहिए। अब हुआ क्या, पावर प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग हुई और इसमें 4 कंपनियां सामने आई। ऐसा नहीं कि उठाए और कहा कि लो अडानी ले जाओ। 4 कंपनियां बिडिंग में सामने आई और उन चारों के लिए यही शर्त थी कि भाई जमीन हम आपको देंगे, ₹1 में लीज पर देंगे, जमीन आपकी नहीं होगी, लीज पर देंगे। अब वो कंपनियां कौन थी बॉस? वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी। जिस कंपनी ने सबसे सस्ती बिजली बिहार के लोगों को देने की बिडिंग की, उसे पावर प्लांट का काम मिला। और इस बिडिंग के बारे में आपको बताता हूं। जो ये हर चीज में माहौल बना दिया जाता है कि अडानी को दे दिए, अडानी को दे दिए, ये भागलपुर पावर प्लांट की, भागलपुर पावर प्लांट के बारे में आपको बताता हूं कि इसका सच क्या है। ₹1 में जमीन दे दी। भाई कंपनी कौन कौन सी थी इसमें और उन्होंने बिडिंग प्राइस क्या रखी, आप दोनों को सुनिए। 4 कंपनियां इसमें आई, कोई छोटी कंपनी नहीं है बॉस। पहली कंपनी आई JSW एनर्जी, देश की बड़ी कंपनी है बॉस JSW एनर्जी। और इसने बिडिंग अमाउंट क्या कहा? इसने कहा कि आप हमको ₹1 में लीज पे दे दीजिए जमीन, हम सारा पैसा लगा के पावर प्लांट बनाएंगे, लेकिन बिहार के लोगों को कितना में बिजली देंगे? इन्होंने कहा कि हम ₹6.20 में दे देंगे बिजली पर यूनिट, ₹6.20। ठीक है भाई। अब दूसरी कंपनी आई, वो बोली कि आप हमको ₹1 में लीज पे जमीन दीजिए। उस कंपनी का नाम था ललितपुर पावर। इसने कहा कि हमको दीजिए ना बॉस, और इसने अपनी बिडिंग अमाउंट डाली। किसकी बिडिंग अमाउंट क्या है ये किसी को पता नहीं होता। इसने कहा कि भाई हम ₹6.16 में दे देंगे, ₹6.16 पर यूनिट। ठीक है भाई, इसका तो उससे कम था, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कौन क्या बिड कर रहा है। तीसरी कंपनी ने भी बिड किया, टोरेंट पावर। टोरेंट पावर ने कहा
कि हम भी बिड करते हैं। उन्होंने बिडिंग अमाउंट डाली। उन्होंने कितना डाला भाई? उन्होंने डाला 6 रुपया 14 पैसा पर यूनिट, 6 रुपया 14 पैसा। और आप देखिए कि पैसे में 3 डिजिट तक गया हुआ है मामला, कि मान लीजिए कोई 2 लोग 6 रुपया 14 पैसा डाल दिए तो तीसरा हिस्सा भी देखा जाएगा कि किसका सस्ता है। चौथी कंपनी जिसने बिड किया उसका नाम है अडानी पावर। अडानी पावर ने बिड किया कि हम बिहार के लोगों को कितना में देंगे बिजली। उन्होंने कहा हम 6 रुपया और 075 रुपीज पर यूनिट, यानी ऑलमोस्ट 6 रुपया 1 पैसा। यानी जिस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई, सबसे कम रेट दिया कि ठीक है हम आपसे 1 रुपया में ले रहे हैं, जमीन लीज पर ले रहे हैं, हम इसके मालिक नहीं होंगे, लेकिन हम सारा पैसा लगाएंगे, हम वहां पे जो है वो पावर प्लांट लगाएंगे, सब कुछ करेंगे और बिहार के लोगों को सबसे सस्ती बिजली देंगे। इन चारों में सबसे सस्ती बिजली देने का वादा किसने किया? अडानी पावर ने। तो उसको मिल गया। लेकिन कहानी क्या आपको सुनाई गई? 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दी। और जहां तक इस पावर प्लांट के लिए 1 रुपए की लीज पर जमीन देने की बात है, उसमें यह भी देखना होगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट में कितना बड़ा निवेश लगता है। जैसे अगर इसी प्रोजेक्ट की आप बात कीजिएगा तो इसमें समय कितना लगना है? इस प्रोजेक्ट में 5 साल का समय लगना है। एक दिन में नहीं शुरू हो जाएगा, 5 साल में तो हो सकता है किसी और की भी सरकार आ सकती है। इसमें निवेश कितना करेगा अडानी ग्रुप? निवेश करेगा 26,000 करोड़ रुपया। यह नहीं बता रहे हैं कि 26,000 करोड़ रुपया निवेश होगा। यह नहीं बता रहे कि सरकार तो 2012 से ही चाह रही थी कि यहां पे भागलपुर में पावर प्लांट लग जाए, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और इससे नौकरियां, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियां बनेंगी, वो 12,000 बिहारी लोगों को रोजगार मिलेगा। खाली अपना माहौल बनाने के लिए ना 1 रुपया में अडानी को दे दिए, 1 रुपया में अडानी को दे दिए। इससे देश का भला होगा? बॉस झूठे झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा, आप देखिए टेंडर निकाला गया, जो कंपनी सबसे कम रेट पर बिजली देने के लिए तैयार हुई उसको टेंडर मिला। सरकार का काम जमीन मुहैया करवाना था, बाकी पूरा निवेश कंपनी को करना है। जमीन भी लीज पर है, मालिक अडानी नहीं बन रहे। जहां तक 1 रुपए में जमीन मिलने की बात है तो यह पहली बार नहीं हो रहा, यह भी देखिए। जैसे कि गुजरात का एक उदाहरण देखिए, 1985 से 1990 के बीच जब वहां कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, तो वहां 10 ऐसे मामले हुए जिनमें जमीन को 5 से 20 पैसे की लीज पे दिया। ये कांग्रेस के जमाने का बता रहा हूं बॉस, 10 प्रोजेक्ट 5 से 20 पैसे की लीज पे दे दिए जमीन। 1993 में जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी तो मुंद्रा पोर्ट के लिए अडानी समूह को 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दी गई। 10 पैसा। आप काहे दिए बॉस? क्योंकि आपको भी पता था कि आज की डेट में जो मुंद्रा पोर्ट बन गया है उससे देश का फायदा हो। कम पैसे में लीज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन देना यह कोई नई बात नहीं है। निवेश लाने के लिए ऐसा हर राज्य में और सरकारों में होता रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने अमेरिकी टेक कंपनी कॉग्निजेंट को 1 रुपए की लीज पर 21 एकड़ जमीन दी। बदले में कंपनी ने 1583 करोड़ रुपए का निवेश और करीब 8,000 नौकरियों का वादा किया। इसी तरह अप्रैल में भारतीय कंपनी टीसीएस को 99 पैसे में 21 एकड़ जमीन दी गई। बदले में कंपनी ने 1370 करोड़ के निवेश और 12,000 नौकरियों का वादा किया। तो भाई ये कई सरकारें करती हैं कि एक काम करो, हम पैसा लगाएंगे, हम सब करेंगे, उससे अच्छा हम पैसा कहीं और जन योजना में लगा देंगे। तुम जमीन ले लो हमसे लीज पे, तुम लगाओ, रोजगार भी दो, बिजली भी दो, कंपनी लगाओ, रोजगार दो। इस तरह का हिसाब कई राज्यों में होता है, कांग्रेस के जमाने में हुआ है। लेकिन आप सोचिए कैसे लोगों के दिमाग में जहर भरा जाता है कि ना देखो 1 रुपया में दे दिया, अडानी को जमीन दे दी। क्या ये हाल है? पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा योगी के गढ़ में छात्र की हत्या, हेमंता के यहां घुसपैठियों के मददगार अफसर का आरोप, 2 सीएम और उनकी डबल चुनौती का चैप्टर, करोड़ों कैश, करोड़ों के गहने, हिंदुओं की जमीन संदिग्धों को देकर कमाई का खुलासा हो गया है क्या अब इसका चैप्टर। बीजेपी के 2 फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा दोनों ही अपनी कट्टर राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों ही फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों के सामने अलग अलग चुनौती आ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा दोनों ही मुख्यमंत्री बीजेपी के लोकप्रिय चेहरों में शामिल। दोनों बिना लाग लपेट के बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे। अब इन दोनों के सामने ऐसी चुनौती आ गई जिससे निपटने के लिए नेक्स्ट लेवल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत है। आप देखिए कि योगी के गढ़ गोरखपुर में पशु तस्करों ने एक छात्र की हत्या कर दी।
सीएम योगी के सामने आरोपियों को पकड़ के सजा देने की चुनौती है। असम में महिला अधिकारी हिंदुओं की जमीन संदिग्धों को बेच रही थी, यह आरोप लगा। सीएम हेमंता के सामने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की चुनौती है। आप सोच रहे होंगे कि ये उतनी बड़ी घटनाएं तो है नहीं, हत्या का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है, वहीं असम महिला अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोरखपुर में हुई हत्या के बाद जिस तरह से हंगामा हुआ, उससे सीएम योगी भी परेशान है। आरोपियों के खिलाफ एक तरह से योगी सरकार ने जंग छेड़ दी। दूसरी तरफ असम में महिला अधिकारी का मामला सिर्फ करप्शन का नहीं है, इसकी जड़ में असम के हिंदुओं की जमीन कब्जाने की साजिश का आरोप लग रहा है। इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने क्या चुनौती है वो आपको आगे बताऊंगा। पहले असम का हाल बताता हूं, जहां एक महिला अधिकारी के कांड ने खलबली मचा दी। हेमंत बिस्व शर्मा लगातार घुसपैठ के खिलाफ बात कर रहे हैं, घुसपैठ के साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, और अब ऐसा मामला सामने आया जो घुसपैठ के साइड इफेक्ट का बड़ा उदाहरण है। असम में एक महिला सिविल सर्विस अधिकारी नुपुर बोरा को लेकर बड़ा आरोप लगा है। नुपुर बोरा पर आरोप है कि सिविल सेवा की 6 साल की नौकरी में ही उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वो जांच के घेरे में आ गई, और जब नुपुर की जांच की गई तो सब हैरान रह गए। करोड़ों के गहने और करोड़ों का कैश। आरोप लग रहा है कि ये सब हिंदुओं की जमीन संदिग्ध लोगों को बेचकर कमाया गया पैसा। नुपुर बोरा अपनी लाइफस्टाइल की वजह से चर्चा में आई थी। नुपुर बोरा पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और पिछले 6 महीने से नुपुर की निगरानी सतर्कता विभाग कर रहा था, और जब नुपुर बोरा के खिलाफ विजिलेंस ने छापेमारी की तो वहां हैरान कर देने वाले सामान मिले। आरोप लग रहा है कि नुपुर बोरा के 2 ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की। गुवाहाटी वाले घर से 1,70,00,000 रुपया कैश मिला। बरपेट में किराए के घर से 10 लाख रुपया कैश मिला। नुपुर के घर से करीब 2 करोड़ रुपए के गहने भी मिले, और यही वो वजह है जिससे नुपुर बोरा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने नुपुर बोरा के बारे में क्या कहा है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि बरपेट में जमीन से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद 6 महीने तक गुप्त रूप से नुपुर की जांच की गई। नुपुर ने हिंदुओं की जमीनों को समुदाय विशेष को ट्रांसफर किया। नुपुर ने पैसों के लिए हिंदुओं की जमीन बेची थी, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जांच में पता चलेगा कि नुपुर ने यह सब कैसे किया। नुपुर के सहयोगी सुरजीत डेका के खिलाफ भी जांच हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के दावों के बाद सवाल यह भी है कि क्या नुपुर ने जानबूझकर हिंदुओं की जमीन टारगेट की, और जिन लोगों को हिंदुओं की जमीन बेची गई वो घुसपैठिए तो नहीं थे। इन सारे सवालों के जवाब हालांकि जांच के बाद ही मिल पाएंगे। नुपुर बोरा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यही सब करने के लिए नुपुर बोरा जैसे लोग अधिकारी बनते हैं क्या? जब ये अधिकारी बनते हैं तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि समाज को बदल देंगे, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन सर्विस में आने के कुछ ही सालों में क्या हो जाता है, लोग पूछ रहे हैं। नुपुर बोरा का अगर आप बैकग्राउंड देखें, नुपुर ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की। नुपुर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में लेक्चरर भी रह चुकी हैं। 2019 में नुपुर का सिलेक्शन सिविल सर्विस के लिए हुआ। नुपुर की पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर हुई। बाद में नुपुर बरपेट और कामरूप की सर्किल ऑफिसर बनी। आरोप लग रहा है कि बरपेट में ही तैनाती के दौरान नुपुर ने जमीन बेचकर दनादन पैसे छाप दिए। एक तरफ नुपुर बोरा जैसे अधिकारियों को लेकर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के सामने चुनौती है, दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आई नई चुनौती के बारे में भी आपको बताता हूं। गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र दीपक की हत्या के बाद हंगामा मच गया। दीपक की हत्या पशु तस्करों ने की थी। दीपक की हत्या की खबर फैलते ही गोरखपुर में हंगामा हो। आप तस्वीरें देखिए, गोरखपुर में कैसे दीपक की हत्या के बाद हंगामा मचा, लोग सड़क पर उतर आए, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही। लोगों ने एक पशु तस्कर को पकड़ भी लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाकी के तस्कर भाग निकले, लेकिन लोगों ने तस्करों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड को जाम कर दिया। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों में काफी देर झड़प हुई।
पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। लोगों ने 5 घंटे तक सड़क को जाम किया। पुलिस और प्रशासन के काफी समझाने के बाद लोगों ने जाम को खोला। तो ये अलग चुनौती वहां पर यूपी में भी दिख रही है, लेकिन एक चुनौती दुनिया में बन रही। पाठशाला में अगला चैप्टर उसी का। उधर ट्रंप का दोस्त इजराइल गाजा को धुआं धुआं कर रहा। इधर मुनीर 50 मुस्लिम देशों को धोखा दे रहा है क्या? इजराइल ने कतर पर बम गिराया, मुस्लिम देश इकट्ठा तो हो गए, लेकिन अब करेंगे क्या? अब इसका चैप्टर। भाई, इजराइल ने 9 सितंबर को कतर के दोहा में हमास के ठिकानों पर बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया था, जिसके बाद तमाम अरब और मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। कतर में इजराइल के हमले के बाद सोमवार को दुनिया के 50 से ज्यादा अरब और मुस्लिम देशों ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। मीटिंग में इजराइल को चेतावनी दी गई कि कतर पर इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम देश क्या सिर्फ इजराइल को धमकी देंगे या इकट्ठा होकर कुछ करेंगे भी? उसके बारे में आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा आपको कि इसी मीटिंग में पाकिस्तान ने कैसे 50 मुस्लिम देशों से ऐसा वादा कर दिया जिसे पूरा करना मुनीर के फौज की बस की बात ही नहीं है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि जब 50 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ रणनीति बना रहे गए, तब इजराइल कैसे गाजा को धुआं धुआं कर रहा था। क्या असीम मुनीर ने मुस्लिम देशों को धोखा दे दिया है, यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। इजराइल जिस तरह हमास का नामो निशान मिटा देने पर आमादा है, उसने मुस्लिम देशों की हवा खराब की। आप देखिए कि सोमवार को कतर की राजधानी दोहा में 50 मुस्लिम देशों के नेता एक इमरजेंसी बैठक के लिए इकट्ठा हुए। यह बैठक 22 अरब देशों के संगठन अरब लीग और 27 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बुलवाई थी। इजराइल ने दोहा में अटैक की फुल जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि हमास जहां दिखेगा वहीं मारेंगे, उसे निशाना बनाएंगे। इजराइल के तेवर देखकर ही 50 मुस्लिम देशों के नेता इकट्ठा हो गए कि भाई ये तो गजब कर रहा है भाई, और इजराइल को चेतावनी दी कि कतर पे दोबारा अटैक किए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। मुस्लिम देशों की इस मीटिंग में इजराइल से खतरे को देखते हुए नेटो की तरह एक अरब नेटो बनाने पर भी विचार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब नेटो का मुख्यालय मिस्र के काहिरा में हो सकता है। अरब देशों में मिस्र के पास ही सबसे बड़ी सेना है। मिस्र ने अरब नेटो के लिए 20,000 सैनिकों की पेशकश की है। अरब नेटो का कमांडर भी मिस्र का ही एक 4 सितारा जनरल होगा। सऊदी अरब को डिप्टी कमांड की भूमिका दी जा सकती है। अरब नेटो में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कमांड यूनिट शामिल होंगे। 50 मुस्लिम देशों की इस बैठक में पाकिस्तान भी शामिल था, जो पूरी मीटिंग के दौरान सबसे ज्यादा उछल रहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को कई आइडियाज बेच भी दिए। इशाक डार ने प्रस्ताव रखा कि इजराइल की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए एक इस्लामिक टास्क फोर्स बनना चाहिए। डार का दावा है कि यह पाकिस्तान का आइडिया है कि नेटो की तरह ज्वाइंट डिफेंस फोर्स अरब नेटो भी बनाना चाहिए। इशाक डार ने यह भी कहा कि गाजा में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की सेनाओं को मिलकर एक्शन लेना चाहिए। डार तो यहां तक कह गया भाई कि इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए परमाणु शक्ति वाला पाकिस्तान हमेशा तैयार है। यह खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है। भारत ने इसको इतना मारा, यह खुद को नहीं बचा पाया। कह रहा है कि मैं इजराइल से भिड़ जाऊंगा भाई तुम लोगों के लिए। कह रहा है निगरानी करने के लिए एक यूनिट बना लेते हैं। अरे निगरानी क्या करनी है? वो मुनीर को बोलो ट्रंप से पूछ के बताए कि इजराइल कब मारने वाला है। इजराइल जब मारता है अमेरिका को बता के मारता कि देखो उसको मारने जा रहे हैं। इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट है मुनीर की हैसियत जो ट्रंप को बोले कि बॉस मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता? है मुनीर की हैसियत कि बोले ट्रंप को कि मैं आपको जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकता? आपके दोस्त इजराइल ने कैसे वहां बम गिरा दिया जी? पाकिस्तान मुस्लिम देशों को गोली देकर आया है कि वो इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, कर वो कुछ नहीं सकता। आप सुनिए इसको लेकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट ही कैसे शहबाज सरकार की जमकर टांग खिंचाई कर रहे हैं। अब आप ये भी देखिए कि जिस वक्त मुस्लिम देश इजराइल को धमका रहे थे कि गाजा पर हमले बंद कर दे, उसी वक्त इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त अटैक शुरू किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले महीने अपनी सेना को गाजा शहर पर कब्जे का आदेश दिया था, जिस पर इजरायली सेना ने अमल करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे से गाजा में इजराइल ने सैकड़ों मिसाइलें दाग दी हैं और अब गाजा पर इजराइल के जमीनी हमले भी शुरू हो चुके हैं, जिससे पूरा गाजा धुआं धुआं हो रखा है। गाजा में हालात ये हैं कि कब और कहां से इजराइल की मिसाइल बरस पड़े कोई नहीं जानता। आप वीडियो देखिए। मुस्लिम देशों की बैठक के बाद कल पूरी रात इजराइल ने गाजा में मिसाइलें दागी हैं बॉस, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक और वीडियो देखिए। गाजा में तबाही के बीच खड़ी एक बिल्डिंग पर इजरायली मिसाइल आकर गिरती है, पूरी बिल्डिंग ढह गई भाई। दिखाइए जरा एक बार, एक वीडियो आपको और दिखाता हूं।
इजराइल गाजा में कैसे कहर बरपा रहा है, कैसे गाजा में मिसाइलें गिर रही हैं और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जा रही हैं, उसकी एक और तस्वीर देखिए। तो यहां इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, वहां मुनीर जो है वो मुस्लिम देशों को ही बेवकूफ बना रहा है।